हेलो राम राम जी और स्वागत है आप सभी का एग्जाम 373 में एक कमाल की एक बढ़िया वीडियो के साथ हम आपके पास आए हैं। और आज का जो खास टॉपिक है वो है मॉक टेस्ट। यानी कि अब एग्जाम जो है आपका दिल्ली पुलिस के जो एग्जाम है वो आपके करीब हैं, भले ही वो AWO का हो, TPO का हो या हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्जाम हो, वो एग्जाम आपका नजदीक आने वाला है। उस चीज को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए क्या लेकर आए, मॉक टेस्ट की एक सीरीज। यानी कि ये जो मॉक टेस्ट की सीरीज होगी, मॉक टेस्ट सीरीज, तो इसमें खास बात क्या रहेगी कि पहली चीज तो सबका जितना भी कंटेंट के क्वेश्चन आएंगे वो हिंदी में जरूर आएंगे, ठीक है। इंग्लिश में आए या नहीं आए, कोशिश मैं करूंगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में लाऊं, लेकिन हिंदी में जरूर आएंगे, ठीक है। बात क्लियर। एक चीज तो आपको ये समझ में आनी चाहिए। दूसरी कि ये जो मॉक टेस्ट होगा ये 20 क्वेश्चन इसमें मैं हर बार लेके आऊंगा, 20 क्वेश्चन हर एक मॉक में, और उसमें से आपको हर बार जो स्कोर करना है वो 15 प्लस स्कोर करने की कोशिश करनी है। अगर आपका स्कोर इससे कम रह जाता है तो समझिए आपको और तैयारी की जरूरत है, ठीक है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, हमने स्टैटिक जीके की जो सीरीज चलाई हुई है उसमें वीडियो रेगुलर अपडेट होती हैं। आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइए, वहां आपको जो है मिल जाएंगी वीडियो, ठीक है। सारी की सारी स्टैटिक जीके की वीडियो एक क्रम में मिल जाएंगी आपको। ओके, तो आज का जो टॉपिक है बढ़िया टॉपिक है। मॉक टेस्ट आपका है AWO और TPO एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आएगा आपको, प्लस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में भी आपको काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हर एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन मैं आपके सामने करूंगा, ठीक है। प्लस एक खास बात और कि जितना भी प्रीवियस ईयर का जो डेटा है ना उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आपके मिलेंगे, और जो लेटेस्ट डेटा है वो भी इसमें इंक्लूड किया है, ठीक है। भले ही ये जो मॉक टेस्ट है ये सीरीज AWO और TPO के लिए, लेकिन हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के जो एग्जाम हैं वो भी इससे कवर हो जाएंगे, प्लस SSC कैटेगरी के और भी एग्जाम, जैसे SSC के जो आपका CGL वगैरह होता है, CHSL वगैरह होता है, वो भी इससे कवर आपके हो जाएंगे, ठीक है। बात आई समझ में? तो GD MTS वाले बच्चे भी इसे जरूर देख सकते हैं। बात क्लियर है? चलिए हम चलते हैं पहली स्लाइड पे, उससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं मॉक टेस्ट 1 को, जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा। मॉक टेस्ट 1 जो जरूरी है दिल्ली पुलिस के अकॉर्डिंग हम इसमें आपकी तैयारी करा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, मृत्यु दंड से क्षमादान का अधिकार निम्न में से किसके पास है। यानी किसी व्यक्ति को अगर मृत्यु दंड मिला है तो उसको कौन क्षमा करा सकता है। तो सिंपल सा आंसर आपको पता है कि भारत के राष्ट्रपति। सीधी बात, ये तो हुआ एक नॉर्मल प्रश्न। इससे भी नॉर्मल एक प्रश्न हो जाएगा कि क्षमादान का जो अधिकार है वो किस अनुच्छेद के अंदर लिखा है, तो वो भी जरूरी है। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, किस अनुच्छेद, या फिर इसे हम बोलते हैं इंग्लिश में आर्टिकल, किस आर्टिकल के अंदर ये डिस्क्राइब्ड है। तो किस आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है, ये आर्टिकल 72 फर्स्ट के अंदर लिखा हुआ है। एक चीज तो ये राष्ट्रपति के संदर्भ में है, राष्ट्रपति की शक्तियां हैं ये, ठीक है। और दूसरी अगर मैं बात करूं, कई बार पूछा जाता है राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है, कार्यकाल वो कहां पर है आपका, किस आर्टिकल में उल्लेखित है, वो है आपका 56 में। पूछा जाता है कई बार राष्ट्रपति की जो शपथ है वो कहां पर है, राष्ट्रपति की जो शपथ है वो कहां पर है, आर्टिकल 60 में। क्लियर, बहुत बढ़िया। अगर हम चलें आगे, जो हमारा दूसरा अगला क्वेश्चन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गरबा किस प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। देखो सीधी बात है, गरबा पूछा गया है, गरबा लिखा हुआ है लेकिन ये पूछा गया है गरबा, ठीक है। गरबा सबको पता है गरबा कहाँ का है, गरबा है गुजरात का। बात करें आंध्रा की, आंध्रा देखो मैं बताऊं आपको, मैंने शास्त्रीय नृत्यों से संबंधित एक वीडियो पहले ही चैनल पे डाली हुई है स्टैटिक जीके के सेक्शन में, वो देख लेना, ठीक है। आंध्र प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है बहुत बार पूछा जाता है कुचिपुड़ी है। क्या नाम है उसका, कुचिपुड़ी, याद रखोगे कुचिपुड़ी, ठीक है। बिहार के अंदर आपका जाट जाटिन हो जाएगा, बियोगनी हो जाएगा और फगुआ हो जाएगा, ये बिहार के। पंजाब की बात करें, पंजाब के अंदर जो आपका हो जाएगा सबसे पहले गिद्दा हो जाएगा, किकली हो जाएगा, वो यहीं पे बनता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। वंदे मातरम के लेखक कौन है। देखो वंदे मातरम क्या है, इसमें अगर लिखा होता वंदे मातरम पुस्तक तो उसका आंसर अलग होता, लेकिन पूछा गया वंदे मातरम के लेखक कौन है। वंदे मातरम के लेखक कौन है आपके, बंकिम चंद्र चैटर्जी, सभी को ये बात पता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि वंदे मातरम है क्या, तो ये हमारा राष्ट्रगीत है। क्या ये हमारा राष्ट्रगीत है। एक और चीज, ये पहली बार कब गाया गया था, तो ये 1896 का जो कांग्रेस अधिवेशन था, अधिवेशन था कहां पर, कलकत्ता में था, ठीक है। इसकी अध्यक्षता कर कौन रहा था, इसकी रहमतुल्लाह सयानी कर रहे थे। सयानी लिख देता हूं, आप अंदाजा लगा लेना, ठीक है। ये तो हुई नॉर्मल चीज, लेकिन एक और चीज इसके अंदर खास जो याद रखनी है, जब ये 1896 में पहली बार गाया गया था तो गाया किसने था, गाया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। लेकिन इस क्वेश्चन का जो लेखक है, ठीक है, लेखक पूछा है तो वो सही आंसर हो जाएगा
बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए, तुजुक ए बाबरी, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी है? ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बाबर की। बाबर कौन था? तो बाबर 1526 में इंडिया के अंदर आया, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा, पानीपत फर्स्ट बैटल इसने लड़ा था, शेरशाह सूरी फर्स्ट बैटल ये लड़ा था, पानीपत का पहला बैटल किस लड़ा था? इब्राहिम लोधी से, इब्राहिम लोधी से लड़ा था। ठीक है, इब्राहिम लोधी से ये बैटल हुआ था, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी। बाबर इसमें अच्छे तरीके से जीता था। उसके बाद इसने भारत के अंदर मुगल वंश की स्थापना की। किसकी? मुगल वंश की। मुगल वंश की स्थापना यहाँ पे की। बाबर का बेटा क्या हो जाएगा? हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां, शाहजहां का हो जाएगा औरंगजेब। ठीक है, ये क्रम था जो एमिनियंट राजा रहे थे आपके मुगल काल के। ठीक है, तो इसमें आप बात करते हैं यहाँ की कि किस भाषा में लिखी हुई है। तो भाषा आपकी कौन सी हो जाएगी? तुर्की। किस भाषा में? तुर्की में। याद रखोगे? बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। हर साल भारत को ये एक और मुझे क्वेश्चन याद आ गया कि जो आपका बाबर था, बाबर वो कहाँ का था? बाबर था फरगना का। कहाँ का? फरगना का। ठीक है, पूछा गया था एक बार। ठीक है, हर साल भारत के किस राज्य में मानसून सबसे पहले दस्तक देता है? तो जो राज्य है वो आपका कौन सा हो जाएगा? केरल। देखो, ज्योग्राफी से काफी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, तो जब भी ज्योग्राफी आपका आएगा मैं आपको क्लियर तरीके से बताता रहूंगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं हम। इससे अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा कि भारत में किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? देखो, दोनों ही क्वेश्चन ज्योग्राफी के, पीछे वाला भी और ये भी। इसका आंसर क्या हो जाएगा सही कि भारत में किस राज्य में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? देखो, इसमें प्रतिशतता के आधार पर नहीं पूछा है, इसने सिर्फ पूछा है सबसे बड़ा क्षेत्रफल कहाँ पे है, तो वो कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश में। अगर परसेंटेज के आधार पर पूछा गया होता तो आपका कौन सा हो जाता? मिजोरम। कौन सा हो जाता? मिजोरम। उसके बाद आपका कौन सा हो जाता वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। पहला तो हो गया मिजोरम, दूसरा मैं बताता तो आ से शुरू होता है। ठीक है, हिंदी में, इंग्लिश में अगर बोले तो ए से शुरू होता है, वो आप मुझे नीचे करके बता दीजिए। ठीक है, बाद में प्रदेश भी आता है। ओके, चलो मैं ऑप्शन ही दे देता हूँ आपको। आंध्र प्रदेश है, उसका नाम आंध्रा है, या फिर वो अरुणाचल है, ये आप मुझे पिक करके बताएंगे। दूसरे नंबर का ये तो हो जाएगा दूसरे नंबर का। और तीसरे नंबर की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? मेघालय। मैंने आपको कई बता दिए। अगर बात करें सबसे बड़ा वन क्षेत्र कहाँ पे, वो आपका कहाँ पे? मध्य प्रदेश के अंदर है। बात क्लियर? बहुत बढ़िया। हाल ही में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया? ये हल्का सा करंट का है, इतना ज्यादा भी करंट का नहीं, आपको पता होना चाहिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा माणिक शाह। क्या हो जाएगा? माणिक शाह। इसमें ऐसा कुछ एज इट इज है नहीं। ठीक है, बाकी भी कुछ ऐसा नहीं है जो मैं आपको इसमें बताऊं। त्रिपुरा का हो जाएगा माणिक शाह। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्रामीण भारत के लिए गरीबी रेखा का आधार निर्धारित किया गया है। देखो, बात करें ग्रामीण भारत के लिए, कहाँ के लिए? ग्रामीण भारत के लिए। तो जो लोग हैं, जिस व्यक्ति के पास 27 रुपए प्रतिदिन का खर्च है, ठीक है, उससे नीचे वो कमा पाता है, 27 रुपए प्रतिदिन से नीचे खर्च कर पाता है, यानी खर्चा, जिसका खर्चा 27 रुपए से भी कम है तो वो गरीब है। ठीक है, और वो ग्रामीण भारत में रह रहा है। अगर बात करें यहीं पे आपकी, ये तो हो जाएगा आपका रूरल इंडिया। अगर आपको बात करें जो आपकी टाउनशिप होती है जहाँ पे, यानी कि शहरी, अगर बात करें हम शहरी, अर्बन। ठीक है, अर्बन में ये जो डेटा है ये कितना है? अर्बन में ये डेटा 33 का है। कितने का है? 33 का है। ठीक है, याद रखना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 27। बात आई क्लियर समझ में? ठीक है, आगे। भारतीय वायुसेना का जो दिवस है कब मनाया जाता है? सिंपल है भाई, सभी को पता होगा, 8 अक्टूबर। लेकिन 8 अक्टूबर में ही क्यों? इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूँ कि 8 अक्टूबर 1932 में सुब्रतो मुखर्जी, ठीक है, कौन? सुब्रतो मुखर्जी, सुब्रतो मुखर्जी पहले भारत के वायुसेना चीफ बने थे। बात क्लियर? ठीक है जी। भारत के पहले वायुसेना चीफ कौन थे? सुब्रतो मुखर्जी। और भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? 1932 में। प्रथम वायुसेना चीफ लिख देते हैं, प्रथम वायुसेना चीफ। ठीक है भाई। अभी वर्तमान में कौन है? ठीक है, ये तो हुआ प्रथम, लेकिन वर्तमान में कौन है? वी.आर. चौधरी वर्तमान में, ये भी याद आपको रखना है। ठीक है भाई, वी.आर. चौधरी, हाँ जी, वी.आर. चौधरी। ठीक है, चलिए आगे। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? बहुत आसान प्रश्न। स्माइलिंग बुद्धा उसका नाम था। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में वो हुआ था 1974 में। कहां पे हुआ था? पोखरण, राजस्थान। पोखरण, राजस्थान। बात करें अगर दूसरा जो हुआ है वो कब हुआ था? वो 1998 में हुआ था। उसका नाम क्या था? इसका नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा लिख देते हैं, स्माइलिंग बुद्धा।
और 1998 में जो हुआ था उसका नाम क्या था, शक्ति। याद रखोगे, बहुत बढ़िया। अगर आप याद रखते हो, ये किसके कार्यकाल में हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, बात करें भारत में कौन सा देश भारत की सबसे बड़ी सीमा साझा करता है, निम्नलिखित में से कौन सा देश, बात किस चीज की गई, देश की, भारत के साथ सबसे बड़ी सीमा साझा करता है। देखो इसका सिंपल आंसर अगर आपको नहीं पता है, पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। आंसर क्या है इसका, बांग्लादेश। ठीक है, क्या आंसर है इसका, बांग्लादेश, याद रखना। चलिए, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। देखो अर्थव्यवस्था हमने काफी सारे प्रकार की पढ़ी है, अलग अलग आधार पे अलग अलग प्रकार है, लेकिन इसमें पूछा गया इन चारों में से भारतीय अर्थव्यवस्था कौन सी है। क्लियर, तो क्या स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है, मिश्रित है, गांधीवादी है, समाजवादी है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा मिश्रित। कैसा हो जाएगा, मिश्रित। ओके, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगर मैं बात करूं कि रशिया कैसी है, रशिया यानी रूस, रशिया कैसी है, रशिया आपकी समाजवादी है। बात करूं अगर आपकी यूएसए, यहां लिख देते हैं समाजवादी। बात करूं अगर मैं आपकी यूएसए की, ठीक है, तो वो आपकी कैसी है, वो आपकी कैसी है, कैपिटल इकोनॉमिक्स, पूंजीवादी, कैपिटल इकोनॉमिक्स, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी। 1776 में एक बुक आई थी, वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है, एडम स्मिथ, जिनको इकोनॉमिक्स का जनक कहा जाता है, उनकी पुस्तक के अंदर जिस अर्थशास्त्र का यानी जिस आपकी अर्थव्यवस्था की उल्लेख था वो थी पूंजीवादी। ठीक है, एक अलग से फैक्ट था। चलिए, आधुनिक भारत का मंदिर जो है, आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा है, किसने कहा है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है, किसने कहा है, वो कहा है जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। किसने कहा है, जवाहरलाल नेहरू। याद रखना, इनके पिताजी का नाम क्या था, मोतीलाल नेहरू, बेटी का नाम क्या था, इंदिरा गांधी। क्लियर बात। ये भारत के कौन रहे थे, प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रथम महिला प्रधानमंत्री आपकी हो जाएंगे इंदिरा गांधी। महात्मा गांधी जो है हमारे क्या हो जाएंगे, राष्ट्रपिता हो जाएंगे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति। ठीक है, क्लियर। चलिए, भारत के संविधान में प्रदत्त हमारे देश का नाम क्या है। देखो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको पता है कि हमारे देश का नाम क्या है, भारत भी है हमारे देश का नाम। ठीक है, भारत भी है, हिंदुस्तान भी है, हिंदुस्तान भी है, और अगर हम बात करें कि भारत देश का नाम जो इंडिया भी है। लेकिन इसमें क्या पूछा है, हमारे संविधान के अनुसार हमारा नाम क्या है। तो पहला, हिंदुस्तान अर्थात भारतवर्ष बिल्कुल नहीं है, क्योंकि संविधान के अंदर हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल नहीं है। ठीक है, क्लियर। इंडिया अर्थात हिंदुस्तान, इसमें हिंदुस्तान आ गया तो ये वैसे कट गया। क्लियर। आगे इंडिया अर्थात भारत और भारत देश अर्थात इंडिया। अब देखो इसमें भारत देश, देश भी लग रहा है, भारत भी लग रहा है, तो ये वैसे कट गया, बचा गया इंडिया अर्थात भारत। क्लियर। चलिए आगे, निम्नलिखित में से किस देश की जो राष्ट्रीय मुद्रा है नोंग त्रुम है, नोंग त्रुम है। ये बहुत आसान है, आपको पता होगा, ये कहाँ की है, भूटान की है। कहाँ की है, भूटान की। हांगकांग की क्या, हांगकांग की भी डॉलर है। ठीक है भाई, हांगकांग की भी क्या, डॉलर है। चलिए आगे चलते हैं। वन्य जीव संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान पार्क महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे पुराना है। क्वेश्चन ये है, ये तो सिर्फ एक चीज दी है, ठीक है, ये तो वन्य जीव संरक्षण के लिए बोला है, ये तो एक स्टेटमेंट हुआ। क्वेश्चन तो ये है कि भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे पुराना है। तो सबसे पुराना देखो ये है जिम कॉर्बेट। पहले इसका नाम क्या था, 1936 में इसकी स्थापना हुई थी, इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। क्या नाम था, हेली नेशनल पार्क। और वर्तमान में अभी इसके नाम जो चेंजेस ला रहे हैं वो रामगंगा के नाम से लाया गया है, रामगंगा नेशनल पार्क। बात हुई क्लियर, बहुत बढ़िया, अगर क्लियर हुई है तो। अब पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं के इतिहास से संबंधित है। तो भाई कौन सा है, ये है राजतरंगिणी। किसने लिखी है, कलहन ने लिखी है, ये कलहन ने ये किताब लिखी है। ठीक है, और इसका नाम क्या, राजतरंगिणी। इसमें कश्मीर के जितने भी राजा रहे हैं उन सबके इतिहास का वर्णन है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए, भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद किस वाइसरॉय को भारत का गवर्नर जनरल चुना गया था। तो देखो माउंटबेटन योजना आपने सुनी होगी, कौन सी योजना, माउंटबेटन योजना, 3 जून प्लान, माउंटबेटन योजना। तो वो किसकी है, माउंटबेटन की। बात हुई समझ में, अगर आपको समझ में आ रही है तो बहुत ही बढ़िया बात है। चलिए, झीलों का शहर किसे कहा जाता है। देखो बहुत आसान, झीलों का शहर उदयपुर, आप सभी को पता होगा। ठीक है, डलहौजी ने भारत की राजधानी एक बार बनाया था, किसको बनाया था, शिमला को बनाया था। ठीक है, डायमंड सिटी ऑफ इंडिया सूरत हो जाएगी। ठीक है, नेशनल वाटरवे 3, नेशनल वाटरवे 3 वो कहां से कहां तक बनाई जा रहा है, कोच्चि से लेके मंगलुरु तक। जरूरी क्यों है, क्योंकि इसका जो शिलान्यास है वो किसने किया, नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है भाई, चारों ऑप्शन मैंने एक एक करके जो जो उसके बारे में फैक्ट बनता है वो मैंने आपको बताया। चलिए आगे, स्लैश एंड बर्न
यानी इसमें क्या होता है, देखो खेत होते हैं, हल्का सा एक्सप्लेन करूंगा। देखो ये खेत होते हैं, इसमें एक प्रकार की खेती बो दी जाती है। मान के चलो ये कोई आपकी खेती बो रखी है, ये मतलब ना तो इसे खाएंगे पशु ना कोई और खाएगा, बस क्या होगा, आएंगे इसे कटवाएंगे और इसे जलवा देंगे, इसी खेत में जलवा देंगे उर्वरकता बढ़ाने के लिए। तो ये किस प्रकार की खेती है, यह है स्थानांतरण की खेती। कैसी खेती है, स्थानांतरण। स्थानांतरण का मतलब क्या होता है, जब आप एक फसल से दूसरी फसल स्थानांतरण करते हैं तो आप चाहते हैं कि ये फसल अच्छी हो, तो इसे अच्छी उर्वरकता देने के लिए आप स्लैश एंड बर्न का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए ये थी आपकी पुरानी, मतलब अब तक का पूरा एक मॉक टेस्ट, पूरा 20 क्वेश्चन मैंने आपको बताए। कितने आपने स्कोर किए कमेंट में जाके जरूर लिखना। ठीक है, कमेंट में जाके जरूर लिखना। क्यों, क्योंकि आप अगर अभी आपका स्कोर कम है और बाद में अगर आपका स्कोर बढ़ेगा, ठीक है, मेहनत करिए, आपका स्कोर बढ़ेगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि कहीं मेरे इतने थे और आज मेरे इतने आते हैं। ठीक है, आपको एक चीज बता रहा हूं मैं। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है। अगर आपका कोई डाउट है इसके संबंध में तो डाउट भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। बहुत सारे सोशल मीडिया है, वहां पे हमें फॉलो जरूर करना, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और आपका यूट्यूब, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। ठीक है, तो इस दिल्ली पुलिस मॉक सीरीज को जारी रखने के लिए आपको क्या करना है, बस जुड़े रहना है, सब्सक्राइब कर दीजिए और एक नई प्लेलिस्ट में आपको ये सारे के सारे मॉक मिल जाएंगे। ठीक है, बात आई समझ में? बहुत बढ़िया तरीके से अगर आपको बात समझ में आई है तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए आराम से, मजबूताई से, राम राम। ठीक है।